बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा ना यूनिट 2 का ये टेस्ट था और मोस्टली क्वेश्चन जो आप यहाँ देखेंगे तकरीबन 3-4 को छोड़कर बाकी सब के मैंने आपको आंसर बताए हुए हैं और वो आपके लिए मुश्किल भी नहीं होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए हुए हैं ना, समझाए हुए हैं, वो आप मुझे बोल के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, दैट इज सी, आई मीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच गैस विल फॉर्म लाइटेस्ट पॉजिटिव रे इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो लाइटेस्ट कौन सी होगी? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। और अगर मैं यहाँ लाइटेस्ट की बजाय लिख दूँ हैवीएस्ट, तो हैवीएस्ट कौन सी होगी फिर? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलेकुलर मास सबसे ज़्यादा है। मैं आपको इनका ना मोलेकुलर मासेस भी बताता चलूँ। पहले हीलियम है, इसका मोलेकुलर मास हम 4 लेते हैं, हाइड्रोजन का 2 लेते हैं, नियॉन का 20 लेते हैं, 20.18 में 20 राउंड ऑफ कर रहा हूँ, और ऑक्सीजन 2 एटम है तो क्या आएगा? 32। द टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन इज, आंसर है 0। क्यों भला? आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें। क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। बेटा जी अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं, डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो फिर डी इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होंगे। क्वेश्चन 4 पे आए। अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल ऑफ एन एटम डिफर फ्रॉम ईच अदर। किससे डिफर करेंगे? स्पिन। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक के s की वैल्यू +½ होगी और दूसरे के s की वैल्यू -½ होगी। ये -½ होगी। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द रिलेशन बिटवीन E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये कल भी कल हमारी गुफ्तगू का मेन मरकज़ था यही। हमने कहा था कि प्रोटॉन की E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम कम होती है। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा? वो स्कूल पब्लिक स्कूल वाला, मैं अब दोबारा नहीं उस पर बात करूँगा। तो आपके पास इसमें आंसर क्या आता है? 7s। इसकी एनर्जी बाकी सब के मुकाबले में ज़्यादा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेनेडियम, और वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बतानी है। ये मैं चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा, समझिएगा। मैं आपको एक सेंटेंस याद करवाना चाहता हूँ, एक पॉइंट याद करवाना चाहता हूँ, ज़रा समझना। मेरे पास ना ये वेनेडियम का पूछा जा रहा है, तो मैंने आपसे कहा था ना, कल भी मैं पढ़ा रहा था कि सकती वी कर मैनू फीको नी कज़न। तो सकती वी, ये वी वेनेडियम आ गया, ये 21, 22 और ये क्या आ गया? 23। इसका मतलब है अगर मैं वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 23 है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो बेटा जी आर्गान ने 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर दिए। इसके बाद आपके पास 4s है और 3d है। 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए आर्गान में। बाकी आपके पास कितने बचे? 5। उन 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन 4s में चले गए और 3 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? d में। ये जो मैंने आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी ना, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ वेनेडियम एटम। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है वेनेडियम का +2। अब इसका मतलब क्या है? हम वेनेडियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मैं जो कह रहा हूँ कि अहम नुक्ता, मैंने आपको एक सेंटेंस बताना है। वो सेंटेंस क्या है? जब आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एटम से आयन में जाना है,
वनीडियम एटम था, उससे आप आयन बनाना चाह रहे हैं, आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, +2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो बेटा जी जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ट्रांजिशन मेटल में, तो आपने S से पहले इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहले S से, उसके बाद मजीद ज़रूरत है तो फिर D से निकालनी। तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, ये S वाले निकल गए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गान और 3D3, ये आपके पास आएगी। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा वो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है। ए में अगर आप देखोगे ना तो इतनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये वाली इतनी, ये सारी के सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, आर्गान की। और उसके बाद क्या आ गया 3D3, आपने S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। मैं दोबारा बताता चलूँ, मैंने क्या आपको समझाया, क्वेश्चन 7 में क्या समझाया कि जब ट्रांजिशन मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सबसे पहले किससे निकालने हैं, S से। मज़ीद अगर निकालने होंगे तो फिर आप D से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हम हायर ऑर्बिट्स में जा रहे हैं। इन हाइड्रोजन एटम द स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा मैं इसके बारे में क्या कहता हूँ। बेटा जी आपके पास ना ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस ले लें, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये 4 ऑर्बिट मैंने बना दिए। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, फिर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आ गया, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। वो कहता है बताएं किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तेज़ी से घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो आंसर है जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है उतना वो तेज़ी से घूमता है, और जितना वो न्यूक्लियस से दूर हायर ऑर्बिट में जाता है उतनी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करती जाती है। अब अगला सवाल याद रखने के लिए कि न्यूक्लियस के करीब होने पर इलेक्ट्रॉन तेज़ी से क्यों घूमता है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, उस पर गलबा पाने के लिए, काबू करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से घूमना पड़ता है। अगर वो स्लो घूमेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा गिरेगा, और जैसे जैसे वो हायर ऑर्बिट में जाता है अट्रैक्शन कम होती जाती है, लिहाजा कम स्पीड से भी आपने आपको स्टेबलाइज रख सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा डिक्रीज। बाद में आंसर दूंगा, बाद में, एक दफ़ा ठहर, आपने क्वेश्चन को रखिएगा, ये जूम पे भी जा रहा है ना, तो बाद में। इलेक्ट्रॉन्स हैव क्वांटाइज्ड क्वांटम, इलेक्ट्रॉन हैज़ क्वांटाइज्ड क्वांटम एंड एनर्जी इन प्रैक्टिकल शेल, इट मीन्स दैट, अच्छा सुनना, क्वांटाइज्ड क्या मीनिंग ले लो, फिक्स। ये न्यूक्लियस है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है। जैसे आप कहते हैं ना हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.315 होती है किलो जॉल पर मोल, इतनी होती है, ये फिक्स है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी फिक्स है, वो है ना मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, mvr दैट इज इक्वल टू nh/2π, ये फिक्स होता है। जब वैल्यूज़ फिक्स हो तो हम उसे लफ्ज़ क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड, एक यूनिट की शक्ल। अब इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी और मोमेंटम फिक्स है, अगर वो यहाँ से ऊपर जाना चाहता है, इस शेल की भी एनर्जी और मोमेंटम क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसका मतलब है यहाँ से ऊपर जाते हुए ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। कितनी गेन करेगा, जितना इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा। यानी मैं फ़र्ज़ करता हूँ इन दोनों ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस फ़र्ज़ करता हूँ 100 जॉल है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाना चाहता है, अगर आप इसको 800 देंगे जॉल एनर्जी, तो ये कभी भी उसमें मूव नहीं करेगा। कब मूव करेगा,
जब आप एग्जैक्ट उसको कितनी देंगे, 1000 या 100 जितनी भी है, इट्स ओके। तो ये तो इसका मतलब है चार्ली पे देखें, इट इज़ स्टेशनरी, नो इट बिहेव्स लाइक वेव, इसका तल्लक ही नहीं। चार्ली पे देखें, सी पे, इट कांट जंप इनवर्ड विदाउट एनर्जी चेंज, नीचे या ऊपर एनर्जी चेंज के अलावा ये कभी भी ये मूव नहीं कर सकता। तो ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। एनर्जी ट्रैवल एज पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स की सूरत में ट्रैवल करती, पैकेट्स। आपके पास ये हॉट बॉडी है ना, हॉट बॉडी, ये आपके पास एक हॉट बॉडी है, इसमें से हीट निकलती है। पहले एक पैकेट ऑफ एनर्जी निकल गया, फिर एक और ये निकल गया, फिर एक और पैकेट ऑफ एनर्जी निकलेगा। जैसे बंदूक में से गोली निकलती है ना, ट्रैगर दबाया आपने, 100 गोलियां निकली हैं, पहले एक निकलेगी, फिर निकलेगी, फिर निकलेगी, एक एक करके वो एक दूसरे के पीछे निकल रही होती। बिल्कुल वैसे ही जब किसी भी हॉट बॉडी से एनर्जी निकलती है या वो एनर्जी गेन करता, दोनों सूरतों में, एमिटेड और अब्जॉर्ब, तो वो पैकेट की सूरत में। और ये कौन कह रहा है हमें, प्लैंक। उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटम बोलते हैं, और लाइट की सूरत में उस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटोन बोलते हैं। ये मैंने आपको एमसीक्यू बताए। यूवी रेज विल बी एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम। बेटा जी, अगर किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप लगाएगा तो हम उसे कहते हैं लाइमैन सीरीज, पढ़ा है ना, लाइमैन। और लाइमैन सीरीज जो है ये यूवी में फॉल करती है। अगर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड में फॉल करेगा तो हमारे पास क्या बनती है, बाल्मर। ये एम एल साइलेंट है, बाल्मर नहीं कहना, बामर कहना है, बामर। तो ये बामर सीरीज, और दे फॉल्स इन द विजिबल। ये सिंपल सी बातें। और इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में, तो फिर आपके पास पास्चन, फोर्थ में ब्रैकेट पी फंड एंड सो ऑन। और वो जो नेक्स्ट हैं वो किस में फॉल करते हैं, आई आर। तो फॉर दिस क्वेश्चन यूवी रेज तब अमिट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से किस में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज प्रेजेंट एट लोएस्ट एनर्जी इन द एटम। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, जितना न्यूक्लियस के करीब होता है उतनी एटम की एनर्जी कम होती है, और जितना इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा उतनी एनर्जी ज़्यादा। आप देखते सुनते नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से है, मैं कहता हूँ इसको फोर्थ ऑर्बिट में ले जाओ, तो आप उस एटम को क्या दोगे, एनर्जी। एनर्जी देने पर एटम की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी वो क्या होगी, लोएस्ट। लोएस्ट एनर्जी का मतलब है हाईएस्ट स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, द फार्मूला इज 2n स्केल। द वैल्यू ऑफ n प्लस l फॉर 4f। बेटा जी 4f, इसमें जो n है वो 4 है, और f के लिए l की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 3। तो 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टू अकोमोडेट 21 इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ शेल्स। ज़रा गौर से मेरी बात को सुनना, ये क्वेश्चन मैंने ख़ास रीज़न की वजह से इसमें ऐड किया, ख़ास रीज़न। और वो रीज़न क्या है, आपने 21 इलेक्ट्रॉन शेल्स में अकोमोडेट करवाने। शेल्स, आपके जहन में एक बात अटकी हुई है, गलत। आपके जहन में अटकी हुई है बात कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने का फार्मूला है 2n स्क्वायर, लेकिन आपने इसका आधा पढ़ा हुआ है। 2n स्क्वायर हमें बताता है कि k में मैक्सिमम 2 आते हैं, मैक्सिमम। l में मैक्सिमम 8 आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि l में 8 आते हैं, मैं कह रहा हूँ कि l में मैक्सिमम 8 आते हैं। m में मैक्सिमम 18 आते हैं। तो क्या 10 भी आ सकते हैं, यस। 8 भी आ सकते हैं, यस। 20 भी आ सकते हैं, नो। और इसके बाद n में चले जाएंगे तो उसमें मैक्सिमम 32 एंड सो ऑन। अब ज़रा सुनो, यू हैव 21 इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे जी k में 2 आ गए, इट्स ओके।
L में 8 आ गए, इट्स ओके। M में आते तो 18 हैं लेकिन हम 8 लाएंगे। आते कितने हैं? 18, लेकिन हम कितने, मैक्सिमम 18 आते हैं, हम 8 लाएंगे। और N में आपके पास जो है वो बाकी कितने बच गए? 2, 3 बच गए, वो 3 आ जाए। तो कितने शेल्स हो गए? 1 2 3 4। तो आपका आंसर हो गया डी। मैं क्या यहाँ समझाना क्या चाहता हूँ? मैं सिर्फ एक लफ्ज़ समझाना चाहता हूँ कि आपके 2n² फार्मूला के मुताबिक जो m है उसमें 18 मैक्सिमम आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसमें 18 लाने हैं, बल्कि 18 तक आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आओ। द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, बाय बोहर। बोहर कहता है कि ये न्यूक्लियस है ना, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो आप एट ए टाइम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता सकते हैं, आप एट ए टाइम यानी पोजीशन x पोजीशन भी बता सकते हैं, आप उसका मोमेंटम भी बता सकते हैं एट ए टाइम साइमल्टेनियसली। ये बोहर कहता है। हाइजेनबर्ग कहता है नो 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 नो, आप दोनों में से एक चीज़ बता सकते हैं। अगर आप पोजीशन बताएंगे मोमेंटम नहीं बता पाएंगे, मोमेंटम बताएंगे पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? बोहर जो है ना, बोहर वो एटम को सिर्फ एक पार्टिकल कंसीडर करता है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर करता है। जो हाइजेनबर्ग है उसने डी ब्रोगली वेव इक्वेशन भी पढ़ी हुई है। वो कहता है कि एटम पार्टिकल भी है और जब मूव ये करता है तो इट मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वो डुअल नेचर ऑफ मैटर उसकी बात करता है। अगर आप डुअल नेचर ऑफ मैटर पे जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली मालूम करना पॉसिबल नहीं है। ये कौन कहता है? ये हाइजेनबर्ग कहता है। और बोहर क्या कहता है? नहीं, हम कर सकते हैं, क्योंकि बोहर जो है वो एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर करता है? पार्टिकल। वेव का कॉन्सेप्ट उसको पता ही नहीं था और बोहर की बात गलत है। नेक्स्ट बढ़ो। इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बेटा जी n, उसकी वैल्यू है 3, n 3 है, द एज़ीमुथल क्वांटम नंबर कैन हैव। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना है, मैं क्या बोलता हूँ। बेटा जी l की वैल्यू अगर आप लिखेंगे ना तो वो है 0 1 2 3 अप टू n-1। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, अप टू n-1। अब आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n क्या है? 3 है। ऐसे ही है ना? वो कहता है कि अगर n 3 है तो बताओ एज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी l की कितनी वैल्यूज़ आएंगी। अब सुनना, यहाँ ना जो n-1 लिखा हुआ है ना, n की जगह पे 3 लिखो। अगर आप 3 - 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। वो कहता है कि अगर n की वैल्यू 3 लोगे तो l की वैल्यू 2 तक आएगी, 2 तक आएगी। ये नहीं कि l की वैल्यू 2 आएगी, 2 नहीं आएगी, बल्कि l की वैल्यू 2 तक आएगी। 2 तक से मुराद क्या है कि l की वैल्यू 0 भी आएगी, l की वैल्यू 1 भी आएगी और l की वैल्यू 2 भी आएगी। यानी s ऑर्बिटल भी होगा, p ऑर्बिटल भी होगा और d ऑर्बिटल। यानी थर्ड शेल में 3 किस्म के ऑर्बिटल या सब शेल पाए जाते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज सी। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 6.6 × 10⁻26 जाउल। सेकंड नहीं है, जाउल एनर्जी है ना, जाउल। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी? बेटा जी एक फार्मूला है और फार्मूला है E = h न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड यू आर डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी। तो न्यू दैट इज इक्वल टू E/h। E आपके पास आ गया, E आपके पास आ गया 6.6 × 10⁻26 जाउल और H आपके पास आ गया 6.626 × 10⁻34 जाउल सेकंड। अब बात याद रखना, बाज़ दफ़ा वो H की वैल्यू भी पूछ लेते हैं कि H क्या है। H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है? 6.6 × 10⁻34 जाउल सेकंड।
वो यूनिट्स में भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो अब 6.6 से ये कैंसिल हो गया, 34 ऊपर जाएगा तो प्लस 34 और ये 8 आ जाएगा, जॉल से जॉल ये पर, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो चार्ली। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद स्फेरिकल शेप आर। बेटा जी जब कहते हैं ना कि वो ऑर्बिटल जिसकी शेप स्फेरिकल है तो इशारा किसकी तरफ है? एस की तरफ। तो वो बता रहा है फर्स्ट शेल में 1s एक एस सब शेल होता है, सेकंड शेल में 2s 2p होते हैं, यानी स्फेरिकल शेप वाला तो एक ही होता है ना, और थर्ड शेल में 3s 3p 3d होता है, लेकिन इसमें s, यानी अगर आप देखोगे ना तो फर्स्ट शेल में भी एक s, सेकंड शेल में भी एक s, थर्ड शेल में भी एक s, तो तीनों शेल्स में एक एक स्फेरिकल शेप वाला शेल ऑर्बिटल्स होता है, सब शेल होता है, तो ऑल हैव सेम शेप ऑफ सब शेल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम L। सब शेल की शेप कौन बताता है? L, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन नेवर एमिट, कभी भी ये गैमा रेज एमिट नहीं करेगा। यूवी कब एमिट करेगा? जब फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करेगा। विजिबल कब करेगा? जब सेकंड में फॉल करेगा। इंफ्रारेड कब फॉल करेगा? जब थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में फॉल करेगा। द नेक्स्ट पे स्टूडेंट, द सब शेल विच हैव ग्रेटर एनर्जी। बेटा जी ये तो ना वो स्कूल पब्लिक स्कूल वाला है ना, मैंने कल भी समझाते हुए कहा था कि मैं आज टेस्ट को डिस्कस करते वक्त मैं वो नहीं बोलूँगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज 4। क्या ठीक है? 4D 4F ठीक है ना। नेक्स्ट चले, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेड इलेक्ट्रॉन इन लिथियम एटम। पहले ज़रा सुनो ना, मैं ये लिथियम एटम बनाता हूँ, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, ऐसे ही हो गया। अब इस s में दोनों इलेक्ट्रॉन पेड हैं, वो कह रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब अगली बात वो क्या कह रहा है कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला है ना ऑर्बिटल, आप इसके चारों 3 क्वांटम नंबर बताओ। बेटा जी ये जो 2s1 लिखा हुआ है ना, इसमें जो ये 2 है ना, 2 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और s के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0। और s के लिए ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर s इज आल्सो 0। ये कल मैंने आपको समझाया, तो ये आपके पास ऑप्शन ये आ गया। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन आ सब शेल, तो ये ऑप्शन ए यूं भी लिख लो या 4l+2 यूं भी लिख लो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वैसा लिख सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोराइड आयन हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू 0। ज़रा गौर से सुनना इस बात को, ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो सकता है। मैं पहले ना क्लोराइड आयन की बात करता हूँ। बेटा जी क्लोराइड में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन में 17 और क्लोराइड में 18। अब जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करता है ना, तो वो ऑर्बिटल की तरफ इशारा करता है, ऑर्बिटल की तरफ। मुझे पता है अगर मैं s px py pz, मैं फिलहाल इन चारों की बात करता हूँ, इसमें s के लिए m की वैल्यू 0 है, px के लिए m की वैल्यू -1 है, pz के लिए m की वैल्यू 0 है, और py के लिए m की वैल्यू +1 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो कहता है कि बताएं क्लोराइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 के। 0 किसकी होती है? s की, और दूसरी 0 किसकी होती है? pz की। अब ज़रा देख लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाओ ऑर्बिटल लेवल की। बेटा जी देखो 1s2 2s2 2px 2py 2pz, हर एक में 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 3s2 3px 3py
3Pz और यूं आपके 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब आपने देखना है कौन कौन कितने इलेक्ट्रॉन s में और Pz में मौजूद हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये Pz के 2 इलेक्ट्रॉन, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये Pz के इलेक्ट्रॉन। अब आपने टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेने 2, 4, 6, 8 और 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं जिनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m की वैल्यू क्या है, 0 है। आगे बढ़ें। द टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px, ये ना नोडल प्लेन का लफ्ज़ ज़रा समझना। मैं एक छोटा सा आपको ना फार्मूला बताता हूँ। आपके पास ना एक है s ऑर्बिटल, 3 आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं 3, और 5 आपके पास d ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि जो s ऑर्बिटल है इसमें कितने नोडल प्लेन हैं, तो आप इसके एज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देख लो, वो 0 है। 0 का मतलब इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। अगर आप देखना चाहते हैं कि p ऑर्बिटल 3 हैं, px, py, pz। अगर आप जानना चाहते हैं कि px इसमें कितने नोडल प्लेन हैं, तो आप इसके लिए l की वैल्यू देख लो। तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, मतलब इसमें एक नोडल प्लेन होता है। d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। कोई सा एक d ऑर्बिटल ले लो, मसलन मेरे पास है dxy, मैं जानना चाहता हूँ कि dxy इस ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं, तो वो कहते हैं आप इसके लिए l की वैल्यू, तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2। इसमें कितने नोडल प्लेन होंगे, 2। तो किसी भी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे वो उसके एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होंगे। अब ये p कह रहा है ना, तो p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1। तो इसमें कितने नोडल प्लेन होंगे, 1 होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे px की बजाय वो लिख देता, px इसकी बजाय वो लिख देता कि dz², तो बताओ अब कौन सा आपका आंसर ठीक होगा, बोलो 2 होगा। क्यों बोला 2 होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। जितनी l की वैल्यू 2 उतना। अच्छा ज़रा मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई f ऑर्बिटल हो, कोई f ऑर्बिटल, तो बताओ f ऑर्बिटल के कितने नोडल प्लेन्स होंगे। कैसे पता चला, क्योंकि f के लिए l की वैल्यू क्या आती है, 3l। नेक्स्ट पढ़ो। ओनली 2 वैल्यूज आर परमिसिबल फॉर, स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होती हैं, एक +12 और एक -। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपको पता नहीं, n दैट इज कॉल्ड 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। एज़ीमुथल भी अभी हमने पढ़ा है, 0, 1, 2 एंड, और मैग्नेटिक भी m दैट इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। 28 फॉर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल विच ऑफ दीज रिलेशन इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, इसका आंसर ना 4D है, C है। ये आपको तब आएगा जी, ये आपको तब आएगा जब आप वही स्कूल वाला पैटर्न उसको अडॉप्ट करेंगे। उसको लिख के कर एक जगह लिख लिया करो ना। मैंने तो आपसे कहा ना कि 3-4 MCQs आपके MD-CAT पेपर में आएंगे जिसका तल्लक उतने पोर्शन से होगा, और कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आओ, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये कल ना जब आपको मैं ऑर्बिटल का हेडिंग दे के कल जब लेक्चर का आगाज़ किया था ना, तो 7 डॉट्स लिखे थे, और मैंने 2-3 दफ़ा बोला कि बेटा जी हर डॉट एक MCQ है, और एक डॉट में क्या लिखा हुआ था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, साइज़ का बताता है और इनर्जी का बताता है, साइज और एनर्जी, जबकि ये शेप के बारे में नहीं बताता। शेप के बारे में कौन बताता है, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। ये कल बातें हुई हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पोजेस्ड बाय आर्गन। बेटा जी आर्गन जो है ना, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, मीन्स इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप इसमें से ढूंढ लो ना कि कौन सा ऐसा सेट है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। आप इसको देखो, ये वाला जो है पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, लेकिन जब आप प्लस कहते हैं ना, प्लस इसका मतलब है अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। क्लोरीन होता है एटॉमिक नंबर 70, लेकिन जब आप क्लोराइड कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। 31 द ईजीएस्ट क्वेश्चन,
द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ये वाला क्या किया भला 56 माइनस 26 दैट इज कल टू 30 दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एन स्केयर क्या बताता है? एन स्केयर हमें बताता है कि किस शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे आपने जवाब देना है। बेटा जी पहला शेल होता है के शेल। के शेल के लिए एन की वैल्यू होती है 1 n1। अगर मैं कहूँ कि के शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं तो इस फार्मूला के मुताबिक आप 1 का क्या ले लोगे स्केयर, 1 का स्केयर भी क्या आएगा 1। तो इसका मतलब है के शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है एंड दैट ऑर्बिटल इज 1s। अब दूसरा शेल आ गया। दूसरा शेल आपके पास है एल शेल। एल शेल के लिए एन की वैल्यू आ गई 2। अब 2 का स्क्वायर ले लो, 2 2 जार 4। इसका मतलब है एल शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 2s, एक होता है 2px, एक है 2py और चौथा कौन सा है 2pz। इट्स ओके। और अगर मैं कहूँ कि के एल के बाद आ गया m, अगर मैं ये आपसे कहूँ कि जो आपका m शेल है इसके लिए n की वैल्यू आ गई 3, तो बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो 3 3 जार 9। और फोर्थ शेल उसमें कितने होंगे? 4 4 जार 60। तो ये जो फार्मूला है एन स्केयर ये हमें बताता है शेल में ऑर्बिटल कितने हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ डी जी स्केयर। ऑप्शन क्या है ज़रा मुझे बताना। ए पे क्या है? एस ऑर्बिटल है। शेप क्या है? सफेरिकली सिमेट्रिकल। कहाँ से एस शुरू होता है? 1 से। बी पे क्या है? ये है डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। शेप कौन सी इसकी? सॉसेज या कॉवर शेप, क्लोवर शेप, क्लोवर। और ये डी कहाँ से शुरू होता है? 3 से। और ये कौन सा भला? ये ज़रा बताओ नसीब वाला। और ये पी एक्स है। ये देख नहीं रहे, ये यहाँ पे और यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ। तो आपके ख्याल में सिर्फ यही एक्स एक्सिस होता है? ये आप कहते हैं कि ये कुरान हदीस में आया कि इसको हमने एक्स एक्सिस कहना है? कोई कुरान हदीस में नहीं है। आप ये उसके 90 पे आया, ये उसके 90 पे आया। ये तीनों लाइंस ये तीनों लाइंस राइट एंगल है, एक दूसरे के 90 पे। फर्ज करते हैं आप इसको जी कहते हैं, इट्स ओके। जी के बाद ये होगा x, ये क्या हो जाएगा y। तो आपने अल्फ़ाबेटिकल एंटी क्लॉकवाइज आर्डर में जाना है। बहरहाल दिस इज द px। आगे बढ़ो। 34 विच इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम। बेटा जी मैंने कल बात की है बहुत डिटेल के साथ। बीटा इज द आंसर। हुड्स रूल डील्स विथ, हुड्स रूल कहाँ अप्लाई होता है? डेल्टा ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन प्लेसमेंट इन डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को प्लेस करने के लिए हुड्स रूल। क्वेश्चन नंबर 36 आओ। व्हेन फॉर विच सब शेल n प्लस एल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। ज़रा सुनना, हम चारों की n प्लस एल वैल्यू लाते हैं। 5s में जो n है, ये जो 5 है ये n है, और s के लिए ये इधर n लेंगे इधर l लेंगे, और s के लिए ये तो 5 प्लस 0 दैट इज कल टू 0 दैट इज कल 5। 4p पे आ जाओ तो n की वैल्यू क्या आ गई 4 और p के लिए क्या आ गई 1 तो दैट इज कल टू 5। अच्छा 4d, n की वैल्यू आ गई 4 और d के लिए l की वैल्यू क्या आ गई 2 तो 4 प्लस 2 6 और 3, n की वैल्यू 3 और d की वैल्यू क्या आ गई 2 ये 5। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? बीटा। Which of the following element in its atomic state has electron fully occupying first two spherically symmetrical। ये जब कहते हैं ना स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, तो इससे मुराद किस ऑर्बिटल की बात है? एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल्स बेटा जी ज़रा देखो, मैं बेरिलियम की बात करता हूँ। Be एटॉमिक नंबर 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2 एंड वी हैव 2s2। तो दोनों s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल फुल्ली ऑक्यूपाइंग द इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, दो से ज़्यादा ऑर्बिटल में आ ही नहीं सकते।
द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n l है, ये C इज द करेक्ट, L दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 6p, बेटा जी 6p, पीछे भी करके आऊँ, ये जो 6 है ये n है और p के लिए l की वैल्यू क्या है 1, तो आपका आंसर है चार्ली। अल्कली मेटल्स एंड एक और एलिमेंट है हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। बेटा जी ये जो स्कैंडियम है, मैंगनीज है, हीलियम है, अगर आप हाइड्रोजन को देखो ना, हाइड्रोजन हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन 1s1, तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। बाकी सब के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट E ओवर m। कैलकुलेशन समझना, कैलकुलेशन मेरे बच्चे, कैलकुलेशन समझना। हमने ना E ओवर m रेशो इन सब की मालूम करनी है। बेटा जी जब मैं कहता हूँ ना E ओवर m, इट मीन्स चार्ज टू मैस, चार्ज टू मैस रेशो, ये मालूम करना। हर एक के ऊपर चार्ज दिया हुआ है, मैस आप उसके वो एटम का निकाल लो, पहले पे आओ। चार्ज क्या है +2, और लिथियम, लिथियम होता है ना, लिथियम 37, ये होता है लिथियम, तो इसका मैस ये ऊपर क्या आ गया 7। इसका मतलब है 2 को अंदर रख कर 7 पर डिवाइड करें, 0.0 तकरीबन 7 3 21, 3 आ गया ना, तो ये आ गया 0.3। अच्छा हीलियम, चार्ज क्या है ऊपर प्लस, और हीलियम का मैस कितना होता है 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 0.25। दो बातें हो गई। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन जिसे प्रोटॉन भी कहते हैं, चार्ज आ गया 1, वो +1 चार्ज, और हाइड्रोजन एटम का मैस भी कितना होता है 1, ये रेशो क्या आ गई 1। और बेरिलियम, चार्ज आ गया 3, और जो बेटा जी बेरिलियम होता है ना, बेरिलियम अभी ऊपर मैंने लिखा भी, ये होता है 4 9, तो इसमें इसका मैस कितना हो गया 9। अब 3 को अंदर रख के 9 पर डिवाइड कर दें, 9 पर 0.093 27 एंड सो ऑन, यानी 0.30 आ गया। अब अगर आप इन चारों रेशोज में भी देखोगे, सबसे कम लो रेशो कौन सी है, और वो किसकी आ रही है, हीलियम आयन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, दोनों के दरमियान प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 0 है। उस पॉइंट को, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, नोड। कल मैंने 3 नाम बोल रहे थे, नोड, नोडल प्लेन, नोडल सरफेस, और आज हमने एक भी ऊपर भी पढ़ा है, s ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता, ऐसे ही ना, वो नोडल प्लेन नहीं पढ़े अभी। p ऑर्बिटल्स में एक नोडल प्लेन, d ऑर्बिटल में 2, और f ऑर्बिटल में 3। किसी भी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने होंगे, उसके एज़िमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। व्हाट इज द प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। बेटा जी ये 26 है, ज़रा सुनना क्या वो कह रहा है। वो कह रहा है कि आपके पास ना ये 26 पे ना आयरन है Fe, ये 26 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं। अच्छा पहले आ गया आर्गान, 18 हो गए पूरे, उसके बाद आपके पास आ गया 4s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो टोटल कितने 26, कितने रह गए 6। इसके बाद d के 5 ऑर्बिटल है, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² माइनस y², और मैं नीचे लिख देता हूँ 3dz²। अब ना 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। ये पांचों डी ऑर्बिटल डी जनरेट है। हूँ जरूर कहता है कि सब में पहले एक एक डालें, 5 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो गए, आपके पास 6 हैं, तो जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक में पेयरिंग कर दो। अब डी, ये डी के 5 ऑर्बिटल आ गए, एक में पेड इलेक्ट्रॉन है और बाकी 4 में अनपेड है। और वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताओ किस में 4, तो 4 में इस 26 वाले की आते हैं। विच एलिमेंट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप गिन लो, 2 4 6 10 2 12 6 18,
इसमें देख लो एटॉमिक नंबर 18 किसका है, आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 17, इसका 11 और इसका 16, तो एटॉमिक नंबर 18 ये इसका आ गया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर में एक क्वांटम नंबर आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन करता है। दूसरा आता है एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, वो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। तीसरा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो ज़ी-मैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो वो चारों क्वांटम नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर में हमने यूनिट 2 इसके 45 MCQs जो हैं वो डिस्कस किए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।